हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अनु गरसा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ेंगे अपना जो हिंदी रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड का कॉमन टॉपिक है क्रिया, उसके बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले जो अपना क्रिया है उसका पार्ट फर्स्ट आ चुका है। उम्मीद करती हूँ आप सबने देख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, ये उसी का सेकंड पार्ट में बनाने जा रही हूँ और आज यहाँ पर अपना ये टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले कि अपन ये वीडियो शुरू करें, मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाले वीडियो का रिविजन करवा देती हूँ कि अपन ने जो पहला इसका पार्ट है उसमें अपन ने क्या पढ़ा। फ्रेंड्स, अपने यहाँ पर देखिए, अपन बातों बातों में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं, बाद में उसको डिटेल से समझते हैं। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे अपना पिछले वीडियो में जो अपन ने पढ़ा है उसके बारे में, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि आज का जो वीडियो है उसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था क्रिया, क्रिया का अर्थ, क्रिया के भेद। और फ्रेंड्स, उसमें अपन ने देखा था कि क्रिया के वैसे तो रचना, अर्थ, कर्म और काल के आधार पर 10 भेद होते हैं, लेकिन अपने मुख्य जो है वो क्रिया के 2 ही भेद माने गए हैं हिंदी में, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो अपने सिलेबस के अनुसार सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ये 3 सफिशिएंट है अपने सिलेबस के अनुसार। और अधिकतर जो क्वेश्चंस है ना वो इन्हीं तीनों क्रियाओं में से आ जाते हैं, इसके बाहर अपने को और पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अपन ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि क्रिया, क्रिया का अर्थ क्या होता है। क्रिया का अर्थ होता है कि कार्य होना या काम का होना, तो ये क्रिया का अर्थ होता है फ्रेंड्स। और अब अपन ने देखा कि क्रिया किस हिसाब से बनती है। क्रिया 3 तरीके से बनती है। क्रिया 3 तरीके से, कौन से तरीके थे? पहला तो क्रिया धातु से बनती है, दूसरा क्रिया संज्ञा से बनती है, तीसरा क्रिया विशेषण से बनती है। ये भी अपन ने पहले उस वीडियो में देख लिया था। उसके बाद अपन ने देखा था कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको बताया कर्म, काल और रचना और अर्थ के आधार पर क्रिया के वैसे तो 10 भेद माने गए हैं, लेकिन जो अपने मुख्य जो क्रिया है वो सिर्फ 2 ही है। वो कौन सी है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अपन ने पहले वीडियो में पढ़ लिया था कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित होता है उसको अपन कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया के भी अपन ने एग्जाम्पल देखे थे। इसके साथ ही अपन ने देखा था कि सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद थे फ्रेंड्स? पहला तो था एक कर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरा था द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया कौन सी थी? एक कर्मक सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया थी जिसमें सिर्फ एक कर्म उपस्थित हो। और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कौन सी थी? ऐसा कर्म जिसमें 2 क्रियाएं उपस्थित हो। फ्रेंड्स, ये थे अपने सकर्मक क्रिया के 2 भेद। ये भी अपन ने पढ़ लिए थे पहली वीडियो में। तो अपन ने सकर्मक क्रिया पूरी पढ़ ली थी फर्स्ट वीडियो में। अब अपन देखेंगे जो सेकंड पार्ट इसका बच गया था अपनी क्रिया का, अकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में अपनी पूरी डिटेल क्या होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में है अपना एक तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, अकर्मक क्रिया जिनमें कर्म उपस्थित नहीं होता है वो होती है अकर्मक क्रिया। और उसके कितने भेद होते हैं? उसके मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो है गत्यर्थक अकर्मक क्रिया, दूसरी है स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया और तीसरी है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। फ्रेंड्स, ये 3 भाग हैं किसके? अकर्मक क्रिया के, जो अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ में। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया के बारे में कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो की लेंथ को लंबा ना करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि अपन ने वहां पर पढ़ लिया था सकर्मक क्रिया, आज अपन पढ़ रहे हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी क्या डेफिनेशन है देख लीजिए कि जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कर्म नहीं होगा तो सीधा फल किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। ये तो सीधी सी बात है। तो ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो, कर्म अनुपस्थित हो और जो क्रिया है उसका फल सीधा कर्ता पर पड़े, उसको अपन कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे पहला है मोहन दौड़ रहा है। मोहन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। अब अगर इसमें से अपन मोहन को हटा दें तो अपने पीछे क्या बच जाएगा? पीछे बच जाएगा दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? नहीं पता कौन दौड़ रहा है, पूरा वाक्य ही खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्रिया हो रही है उसका जो फल है वो किस पर पड़ रहा है? वो कर्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि अगर कर्ता नहीं होगा तो अपनी क्रिया का कोई मोल नहीं है आगे। तो कर्ता के ऊपर सीधा क्रिया का फल पड़ रहा है, इसीलिए ये कौन सी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है। जैसे मोहन दौड़ रहा है, कविता लिखती है। कविता को हटा दे तो लिखती है। कौन लिखती है? लिखती का जो है वो फल किसी पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ से कर्ता गायब कर दिया है, तो वाक्य नहीं बनेगा। तो क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़े, कर्ता से ही वाक्य पूरा कंप्लीट होता हो, तो अपन उसमें कौन सी क्रिया यूज करेंगे? उसमें करेंगे अकर्मक क्रिया। से थर्ड
है अनीता सोती है। कौन सोती है? अनीता सोती है। तो अब फ्रेंड्स देखिए इनमें तीनों में क्या है कि जो भी फल है ना अपना क्रिया का वो कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। फ्रेंड्स ये है अपनी अकर्मक क्रिया। अब देखिए मैंने कुछ नोट्स लगाए हैं, इन नोट्स पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दिया कीजिएगा क्योंकि ये नोट बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी मैं आपको बताती हूँ। आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाया कीजिए ताकि आप हमेशा उसको याद रख पाएं, उसको भूल ना पाएं। तो फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी यहाँ पर नोट में जो आपको बताती हूँ ना उनको ध्यान से सुना कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर निचोड़ यहाँ पर बता रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको पहले नोट में बताया कि अकर्मक क्रिया से कर्ता निकालने के लिए जब अपन अकर्मक क्रिया से अपन ने सकर्मक क्रिया से भी निकाला था ना कि क्या और किसको से प्रश्न पूछा था, अपन ने उत्तर मिल गया तो वो अपनी सकर्मक क्रिया थी, नहीं मिला तो वो अकर्मक क्रिया थी। तो अब अकर्मक क्रिया से अपन कर्ता निकालने के लिए, क्योंकि अकर्मक क्रिया का फल क्रिया का जो है वो किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। तो कर्ता को अपन कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स कर्ता को निकालने के लिए अपन कौन और किसने से प्रश्न करेंगे। कौन और किसने से जब अपन प्रश्न करेंगे तो अपना क्या निकलेगा? अपना कर्ता निकलेगा। जैसे यहाँ पर अपन यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, कौन दौड़ रहा है? कौन दौड़ रहा है? मोहन दौड़ रहा है, उत्तर मिल गया, अकर्मक क्रिया। कौन लिखता है? कौन लिखता है? कविता लिखती है, अपना उत्तर मिल गया। कौन सोती है? अनीता सोती है। तो कौन या किसने, कौन या किसने से जब अपन प्रश्न करेंगे अपने को उत्तर मिल जाता है तो फिर वो अपना क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। ये आपका एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट नोट मैंने क्या लगाया है कि प्राणियों की स्वाभाविक क्रियाएं, अर्थात जो भी प्राणी अपने इच्छा अनुसार जो भी कार्य करता है, स्वभाव के अनुसार जो भी क्रिया करता है, वो सारी किस में आएंगी? वो आएंगी अकर्मक क्रिया के अंदर। अब स्वाभाविक इच्छाएं, स्वाभाविक क्रियाएं कौन सी होती हैं प्राणियों की? जैसे फ्रेंड्स सोना, खाना पीना, उठना, हंसना, रोना, ये जितनी भी उसकी स्वाभाविक क्रियाएं हैं ये सारी किस में मानी जाती हैं? ये अकर्मक क्रिया में ही मानी जाती हैं। नेक्स्ट है अपना पशु पक्षियों की बोलियां हमेशा अकर्मक क्रिया मानी जाती है। जितने भी पशु पक्षी है ना उनकी जितनी भी बोलियां होती हैं, जैसे शेर दहाड़ता है, गाय भैंस रंभाती हैं, जो हाथी है वो चिंघाड़ता है, घोड़ा है जो हिनहिनाता है, ये जितने भी पशु पक्षी इनकी जितनी भी बोलियां होती है ना ये भी किस में आएंगी? ये भी आएंगी अकर्मक क्रिया में। तो जहां पर भी आपको इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल मिल जाए जो या तो स्वाभाविक क्रिया से रिलेटेड हो कि कोई और के कहने पर ना कर रहा हो, अपनी इच्छा से कर रहा हो अपनी स्वाभाविक क्रिया, तो वो एग्जाम्पल किसका होगा? अकर्मक का होगा। जहां पर भी पशु पक्षियों की आवाज आ जाए कोई भी एग्जाम्पल में तो फिर वो भी किसका होगा? एग्जाम्पल वो अकर्मक क्रिया का होगा। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अपन ने देखा था कि सकर्मक क्रिया है उसके दो भेद थे। कौन कौन से थे? एक कर्मक और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। तो फ्रेंड्स अब जो अपना अकर्मक क्रिया है ये भला अकेली क्यों बैठेगी? इसने कहा मैं तो तुझसे भी एक एक्स्ट्रा लेके आऊंगा, मतलब तूने अगर 2 लिए तो मैं तो 3 तो लाऊंगा ही, तुझसे ऊपर तो रहूंगा ही, है ना। तो देखिए अपने जो अकर्मक क्रिया है ना उसने भी यहाँ पर क्या है? अपने भेद निकाले हैं। अब इसके कितने भेद हैं? इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? देखिए पहला तो इसका भेद है गत्यर्थक अकर्मक क्रिया, दूसरा इसका भेद है स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया और तीसरा इसका भेद है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो ये 3 इसके भेद हैं किसके? अकर्मक क्रिया के। अब इनको डिटेल से देख लेते हैं, आइए। अब देखिए अपना जो पहला है वो है गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। गत्यर्थक अकर्मक क्रिया क्या कहती है? देखिए जिन वाक्यों में गति का बोध हो, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि गत्यर्थक, गत्यर्थक यानी गति, तो जिन ऐसे वाक्य जिनमें गति का बोध हो वो कौन सी क्रिया होती हैं? वो होती है गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। तो जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए कि नदी बह रही है, तो अपन पूछे कौन बह रही है, तो यहाँ पर अपने को एग्जाम्पल मिलता है कि नदी बह रही है। तो नदी बह रही है यानी गति हो रही है उसमें, तो बह रही है तो गत्यर्थक अकर्मक क्रिया में आ जाएगी। सेकंड है गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही है तो ये भी गति का एहसास कराती है, तो चल रही है यानी गत्यर्थक अकर्मक क्रिया, क्योंकि वो चल ही रही है, अभी तक उसका कोई रास्ता है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे वाक्य जिनमें गति का एहसास होता है वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे गत्यर्थक अकर्मक क्रिया के अंदर। नेक्स्ट है अपना स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया। जैसा कि इसके भी नाम से पता चल रहा है कि इसमें तो गति का बोध हो रहा था, इसमें स्थित्यर्थक है तो इसमें ये क्या है? स्थिति का बोध होता है। तो जिन वाक्यों में स्थिति का बोध हो वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया के अंदर। जैसे है कि सरिता सो रही है, क्या कर रही है? उसकी स्थिति को बता रहा है कि सरिता क्या कर रही है? सो रही है, तो उसकी स्थिति क्या है? सो रही है। नेक्स्ट है अनीता पढ़ रही है। अनीता की स्थिति बता रहा है कि अनीता क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कि उनकी स्थिति का पता चले वो आएंगे स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया में, और ऐसे वाक्य जिनमें उनकी गति का पता चले वो आ जाएंगी गत्यर्थक अकर्मक क्रिया में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। थर्ड इसका देख लीजिए टाइप, थर्ड है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया यानी जैसा कि इसके भी नाम से पता चल रहा है कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया यानी ऐसी क्रिया जो पूर्ण नहीं हुई है लेकिन उसको पूर्ण कर दिया गया है। तो देखिए
देखिए, जब वाक्य में कोई पूरक शब्द जोड़ दिया जाए, अर्थात वाक्य को पूरक शब्द जोड़कर पूरा किया जाए, मतलब कि कोई वाक्य है वो पूरा हुआ नहीं है लेकिन उसको कोई ऐसा शब्द उसके साथ जोड़ दिया गया है कि जो उस वाक्य को कंप्लीट कर दे, तो वो किस में आएगा, वो आएगा अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अंदर। जैसे फ्रेंड्स अपने सामने है कि पहला है मोहन होशियार है। अब मोहन होशियार है, होशियार क्या है, ये उसकी विशेषता बता रहा है, उसका गुण बता रहा है। यहाँ पर कोई क्रिया तो है नहीं कि उसने कोई क्रिया करी हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होशियार है, ये क्या है, पूरक शब्द है कि ये उस शब्द को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। तो है तो ये अकर्मक, क्योंकि यहाँ पर ना कोई कारक चिन्ह आया है ना कोई कर्म हो रहा है इसमें, तो ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन क्योंकि ये विशेषण आ गया है तो विशेषण आने के कारण ये क्या हो गया, अपूर्ण हो गया है, कंप्लीट नहीं है। अब वो होशियार है, वो कितना होशियार है ये किसको पता कितना होशियार है, बस ये इसको क्या है पूरक शब्द लगाकर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया गया है। तो मोहन होशियार है, कविता मूर्ख है, कितना होशियार है कितनी मूर्ख है, ये अपन पूर्ण नहीं कर सकते, पूर्ण तरीके से बता नहीं सकते, तो इसको अपूर्ण में रखेंगे और क्या है, इसको अपूर्ण अकर्मक क्रिया का ये एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है अपन इसको पूर्ण तरीके से इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये आ गए हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अंदर। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अपना जो थर्ड है जो क्रिया का टाइप, वो कौन सा है, वो है पूर्वकालिक क्रिया। फ्रेंड्स अपने एग्जाम में ये तीन ही क्रियाएं आती हैं, इन्हीं तीन क्रिया से सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। इससे ज्यादा अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना रीड लेवल इतना ही अपने लिए सफिशिएंट है। तो देख लीजिए पूर्वकालिक क्रिया क्या है, ये भी बहुत ही ईजी सी क्रिया है। जैसे कि इसकी परिभाषा से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया मतलब ऐसी कोई क्रिया जो पहले कर ली गई हो, उसको अपन कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। देख लीजिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं, अच्छे से समझ जाएंगे। परिभाषा है कि जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हो, ऐसा कोई वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हो, तो उनमें जो पहले संपादित होती है ना, उनमें जो पहले जो क्रिया हो जाती है उसको ही अपन क्या कहते हैं, उसको ही कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ऐसा कोई वाक्य जिसमें कि दो क्रियाएं एक साथ हुई हो, दो से ज्यादा क्रियाएं एक साथ हुई हो, तो जो सबसे पहले जो क्रिया होगी ना कंप्लीट, उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व नाम में ही लग रहा है कि मतलब पहले होने वाली क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया यानी पहले सबसे पहले होने वाली क्रिया कौन सी होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे अपने उदाहरण है राम पढ़कर सो गया। अब यहाँ पर राम ने दो कार्य किए, कौन से कार्य किए, पहला तो राम ने पढ़ा, दूसरा राम सो गया। तो पहले राम ने कौन सा कार्य किया, पहले वो पढ़ा, पढ़ने के बाद ही तो वो सोया ना, तो राम पढ़कर सो गया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया अपने को बताती है। सेकंड है अपने पास कविता काम करके घर गई। कविता काम करके कहाँ गई, घर गई। इसने भी दो काम किए हैं, एक तो उसने पहले काम किया है, दूसरा उसने क्या किया बाद में वो घर गई है, तो इसमें भी दो क्रियाएं हुई हैं। तो कविता काम करके घर गई भी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, दो क्रियाएं हुई हैं। तो इसमें क्या है, काम करके घर गई है तो पूर्वकालिक क्रिया है, पहले उसने काम किया है। नेक्स्ट है सरिता खाना बनाकर बाजार गई। अब इसने भी दो कार्य किए, एक तो इसने खाना बनाया है, दूसरा ये बाजार गई है। तो सरिता खाना बनाकर बाजार गई है, तो बनाकर गई है, तो ये भी कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया की, इसने पहले क्या किया, खाना बनाया। तो फ्रेंड्स ऐसे जो भी शब्द अपने सामने आते हैं, सो कर, उठ कर, खाकर, पी कर, करके, करने के बाद, ऐसे जितने भी अपने सामने ये उदाहरण आते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है, पूर्वकालिक क्रिया में ही आते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों क्रियाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी और यहीं पर अपना जो है क्रिया का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स देखिए अपन ने पढ़ लिए हैं चार इसके हिंदी के जो टॉपिक है वो पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, सबसे पहले अपन ने पढ़ा संज्ञा के बारे में, फिर अपन ने पढ़ा सर्वनाम के बारे में, फिर अपन ने पढ़ा विशेषण के बारे में, और आज अपना कंप्लीट हो गया है क्रिया के बारे में। तो फ्रेंड्स ये चार टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको चारों ही अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, आपका सारा बेस क्लियर हुआ होगा। आप जितने भी आपके पास एग्जाम्पल हैं, ये वीडियो देखने के बाद में आपके पास जितने भी और एग्जाम्पल आपको मिलते हैं कहीं से भी हिंदी की, गारंटी है मेरी कि आप एक भी क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं और आपके सारे जो है वो सही होंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर करवा दिया है। जब बेस क्लियर है तो अब आपके सामने चाहे लाखों एग्जाम्पल ला के दे आप तुरंत उनको पकड़ जाएंगे कि कौन सी क्रिया है, कौन सा विशेषण है, कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को एंड तक देखा कीजिए ताकि आपका ज्ञान बढ़ता रहे। मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूंगी, आप बस अपना काम कीजिएगा, बस मन लगाकर अपना वीडियो है वो ध्यान से देखा कीजिएगा, एंड तक देखा कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।